से भागा देगा वहां से कि चला जा, तू आया कैसे यहाँ पे। नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश। खबर बिल्कुल खास है। खास ये है कि जहां आप पैसे जमा करते हैं, पुराने जमाने में शायद वो गुल्लक हुआ करता था, लेकिन अब वो बैंक है और एटीएम के जरिए से आप अपने पैसों की निकासी करते हैं। लेकिन 2 दिनों तक, यानी आज और आने वाला कल, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। मनी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी, चेक क्लियरेंस में दिक्कत आएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये दिक्कत जो आ रही है, ये जो बैंक के जो मुलाजमीन है वो जानबूझकर हमें और आपको तकलीफ देना चाहते हैं? वो क्यों आखिर काम नहीं कर रहे हैं? वो काम बंद कर, ताला बंद कर वो सड़कों पर क्यों आए हैं? उन्होंने अपने हाथों में प्लाकार्ड क्यों ले रखा है और उन्होंने नारेबाजी क्यों की है? और ऐसा नहीं, 16-17 के अलावा एक और तारीख है बीच में, 18 तारीख को भी एक खास रियासत में बैंक बंद रहेंगे, वहां किसी तरह की छुट्टी है। फिर 19 को बैंक जो है वो ऐसे ही बंद रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि 4 दिनों या मान लीजिए कि 3 दिनों तक जो परेशानियां हमें आएंगी, हम अगर 3 दिन की परेशानी को एक बड़ी परेशानी समझ सकते हैं या मानते हैं, हम और आप, हम सब लोग, तो क्या ये जो बैंक मुलाजमीन हैं जो सड़कों पर आए हैं मजबूरन, क्या इनकी परेशानी जो लंबे वक्त की परेशानी हो सकती है जैसा कि इनका कहना है, क्या इन्हें हमें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए। इसीलिए अगले आधे घंटे इसे समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ता तैयार करने के लिए वो लेके आ रहे हैं। We are showing our protest against the amendments of banking regulation bill and the announcement of BJP government. We are going to privatize 2 public sector banks. इतिहास में जितने भी उदाहरण हैं, बहुत सी प्राइवेट बैंकें डूबी हैं और उसकी वजह से जो ग्राहक हैं उनका पैसा भी डूबा है। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को खतरा है, युवाओं को, कि नौकरी जाने का खतरा है। प्राइवेट होने के बाद क्या पता किस तरह की सिचुएशन बने। यह हमारी संपत्ति नहीं है, बैंक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है जो रिस्क पर है। बैंक की इंश्योरेंस के जो स्कीम्स है, पेंशन योजना जो है और बैंक की गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स है, उसका फायदा प्राइवेट बैंक नहीं देगी। उसको जन जन का खाता, उसका इंश्योरेंस, उसके फैमिली का मेडिकल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? आपको क्या लगता है वो किसी प्राइवेट बैंक में जाएगा और प्राइवेट बैंक वाला उसको कुछ देगा? वो उसको पाँव नहीं रखने देगा, गेट से भगा देगा वहां से कि चला जा, तू आया कैसे यहाँ पे। तकरीबन 9 से 10 लाख बैंक के मुलाजमीन जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में काम करते हैं, माफ कीजिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में, यानी कि जिन्हें हम आम ज़बान में सरकारी बैंक कहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम से जुड़े तकरीबन 9 या 10 लाख लोग आज सड़कों पर हैं। या तो कहीं उन्होंने जलसे किए हैं, जुलूस निकाला है, या फिर कहीं उन्होंने धरना दिया है। क्यों, आखिर वजह क्या है? हमारे साथ, ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ हैं उदय सिंह, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ है अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस। डॉक्टर अजित कुशवाहा, एमएलए हैं सीपीआई एमएल के, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और महेश मिश्रा, जो राजस्थान स्टेट कन्वीनर है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी उफ्बो, यही वो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत 9 अलग अलग बैंक की तंजीमें यानी संगठन, यूनियंस जो है वो इसके साथ हैं और इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। मैं सीधे तौर पे सबसे पहले महेश मिश्रा आपके पास ही आना चाहूंगा, बहुत ही इज्जत के साथ, आपके उम्र का एहतराम करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस उम्र में भी क्या जरूरत पड़ गई कि आप सड़कों पर आ रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप हाथों में प्लाकार्ड लेकर जो है धूप में निकल रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखिए, ये सब कुछ जो नेशनलाइजेशन हुआ है, ये देश के आम आवाम और पिछड़े लोगों से स्टार्ट विद होकर के आज देश के अंदर श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति तक हम पहुंच गए। बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने आज बैंकों के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से बन गए जी।
आज जो बैंकों के लाभ से, बैंकों के प्रॉफिट से आज जो विकास योजना इस देश में चल गई, आज जितना कृषि जगत के अंदर जो विकास हुआ है, आज वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वजह से हुआ है। आज सरकार ने जो इस बात के लिए बड़ा दम भरते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि 42 करोड़ जनधन खाते आज बैंकों में खुले हैं, नए खाते खुले हैं। वो किसने खोले हैं? उसमें से 42 करोड़ में से 40 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने खोले हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खोलने के बाद आज कोरोना पीरियड में भी जो सरकार ने उसमें पैसा डाला, बैंक कर्मचारी कोरोना पीरियड में भी वहां जाकर के आज उसका भुगतान किया है। जी, जितने प्राइवेट सेक्टर की जो भी योजनाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर से ही, प्राइवेट सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ही पूरा किया है। ठीक है। आज जो पेंशन है, बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है, विधवा को पेंशन मिल रही है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और सरकार आपके इन कामों को किसी ने नकारा नहीं है। सवाल यह है कि आज आप सड़क पर आकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि आज सरकार जो एक बिल लेकर के आ रही है, ये एक बिल लेके आ रही है जी, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक जी। और उस विधेयक के बाद अगर वो पास हो जाता है तो सरकार किसी भी बैंक को कभी भी प्राइवेट कर सकती है। तो इससे आपका नुकसान क्या है? प्राइवेट बैंक हुए बाद आप देश की जनता को नुकसान, मेरा नुकसान। तो आज क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश की जनता की चुनी हुई सरकार देश का नुकसान करना चाहेगी? ये क्यों लगता है आपको? देख रहे हैं ना सर, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो लोग हैं वो उसको रोते हुए जब दिखाया जाता है, उनका लाखों रुपया बैंक डकार के बैठ जाती है, बैंक फेल हो जाती है। आज कितने ही बैंक, सैकड़ों बैंक फेल हो गए, सरकारी बैंक कोई फेल नहीं हुआ। 2008 की संसार की आर्थिक मंदी में भी देश का सार्वजनिक बैंक खड़ा रहा, बाकी कोई भी खड़ा नहीं रहा। और आज भी सार्वजनिक क्षेत्र की आज इतना आज लोगों में विश्वास है कि कहीं भी अगर कोई खाता खोलना चाहेगा वो पहले सार्वजनिक बैंक में ही जाकर के आज उनको अप्रोच करे। अब मेरा एक आखिरी सवाल, उसका जवाब देके फिर मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। आखिरी सवाल यह कि आपको डर किस बात का लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है आपको? देखिए, ये बात भी सही है, जहां मैं पब्लिक के बारे में सोचता हूं तो दूसरा डर ये भी है कि आज बैंकों की शाखाएं कम हो जाएंगी किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद। ठीक है। कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी, नई भर्ती नहीं होगी, रिजर्वेशन का जो पैरामीटर बना रखा वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इससे बड़ा क्या नुकसान हो? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। बस सीधे आता हूं इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजित कुशवाहा जो एमएलए हैं, सीपीआई एमएल बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजित, मेरा सवाल यह है कि ये जो इन्होंने कारण बताया और ये जो उन्होंने आने वाला एक डर और खौफ बताया, क्या ये जायज है? आपको क्या लग रहा है? जी जी बिल्कुल, ये जायज है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सरकार देश के तमाम संस्थानों को बेच रही है और बेच करके पैसा जुटा रही है। पिछले दिनों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 6 लाख करोड़ रुपया हमें जुटाना है और इसके लिए कई सारी संस्थाओं को हमें बेचना होगा। और उसी गति में आप देख रहे हैं कि फिर बैंकों के निजीकरण की बात सामने आई है। हम इस बात को जानते हैं कि जब बैंक सरकारीकरण हुआ 1979 में, उसके पहले देश के सारे बैंक प्राइवेट थे और उनको सरकारी इसीलिए करना पड़ा क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे और कहीं ना कहीं बैंक करप्सी की कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। प्राइवेट सरकार ने जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, एक ये अहम बात यहां पर आप कह रहे हैं। अकाउंटेबल, हाँ अकाउंटेबल नहीं थे, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और देश भर में 19 बैंकों को सरकारी बैंक किया गया। लेकिन सरकार जब से ये मौजूदा सरकार है, इसने पिछले दिनों आपने देखा 13 बैंकों को का विलय कर दिया, है ना। 13 बैंकों का विलय करके शायद 5 या 6 बैंक बना दिए। उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ। जब बैंकों का विलय हुआ तो कई सारे कर्मचारियों की छटनी हो गई। जब बैंकों की संख्या, एक समय में बैंकिंग सिस्टम को गांव तक ले जाने की बात हुई थी ताकि छोटे छोटे गांव भी बैंकों से जुड़ पाए। लेकिन आप गांव में उनकी फैले हुए शाखाओं को सिकुड़ करके एक जगह ला देना चाहते हैं और उनको और छोटा कर देना चाहते हैं। इससे तो आम आदमी के साथ कैसे होगा? और आप जो बैंक में सबसे बड़ा इसका सवाल यह है कि बैंकों का निजीकरण करके एक तो आप अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं और दूसरा जो रोजगार मिल सकता था देश के लाखों नौजवानों को,
और मुझे मालूम है कि हम लोगों ने देखा है कि बैंक एक बेहतरीन सेक्टर था जिसमें पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब बैंक तो रोजगार के ऊपर जाएगा, खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जैसा आपका कहना है। मैं इस पे अंशुल अभिजीत आपका टेक बाद में लूंगा। पहले उदय सिंह, तर्जुमान बीजेपी, ये भी बिहार से ही आते हैं। उदय जी, आपको ये बताना है कि ये जो डर का माहौल बना हुआ है, आप बताइए इन्हें कि ये गलत है, ये गलत धारणाओं पे बनी हुई है, या फिर आप ये बताइए कि इनका डर जो है वो क्या सही है? नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि यह एक बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है जी, और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बहुत ही मजबूत तर्क हैं। आज सरकार जिन कारणों से इन्हें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मजबूर हुई है, उसमें सबसे बड़ा कारण है एनपीए का। और आपको आश्चर्य होगा कि हाल के दिनों में इन बैंकों को चलाने के लिए सरकार को 2019 में 70,000 करोड़ रुपया, 2018 में 80,000 करोड़ रुपया जी वहन करना पड़ा था जी, इस बढ़े हुए एनपीए के कारण, ताकि ये बैंक सरवाइव कर सकें। तो ये भी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। और जो जिन बैंकों को सरकार निजीकरण के लिए प्रस्ताव रखना चाहती है, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया है। और बड़े ही नेक नियति से इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बात सही है कि उसमें स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर बैंक नेशनलाइज्ड हो जाएंगे तो लोकहित और जनहित में कार्य करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये डिपेंडेंट होते गए सरकार के ऊपर, और जो इनका बिजनेस, ये बिजनेस करते हैं, इनका मेन काम बैंकिंग बिजनेस है, और ये बैंकिंग बिजनेस में कंपटीशन करके स्ट्रगल करने के बजाय ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और जो पब्लिक सेक्टर की जो बीमारू प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति इनमें आ गई, और इसका कारण हुआ कि एनपीए इनका बढ़ करके 7.5% जो था वो 2020 में था, जो 2021 में 13.5% हो गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार बैंक का जो वर्किंग है, बैंक क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं सरकारी बैंक, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, तो वो सरकारी इसलिए उसमें शब्द जुड़ा होता है चूंकि वो सरकार के तहत चल रहा होता है। तो क्या इसको सरकार को भी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? नहीं, सरकार चूंकि इसमें ऑफ कोर्स सरकार इसके सारे चीजों को देखती है, लेकिन बिजनेस करने के लिए तो सरकार वहां नहीं ना बैठी है। वहां तो जो बैंकर्स हैं, जो बैंक के डायरेक्टली एम्प्लॉइज हैं, जो आज आपको इस सरकार के निर्णय के विरोध में खड़े हैं, व्यापार तो वो करते हैं। और लगातार व्यापार के बाद तो किसका कर्जा माफ कर दिया जाए, ये फैसला कौन लेता है? नहीं, उसके लिए कर्जा अगर माफ किया जाता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाए जिनका हजारों करोड़ों में है, उसका फैसला कौन लेता है? नहीं, तो उसकी सेटलमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कर्जा माफ करके और बैंक के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी व्यवस्था की जाती है। कौन करता है व्यवस्था? नहीं, सरकार ही करती है। सरकार करती है। आज के दिन अगर एनपीएस इतना अधिक बढ़ गया है कि बैंक का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, और सरकार को एक बहुत बड़ा अपने हिस्से का खर्च का हिस्सा इनको सरवाइव करने के लिए, इनको चलाने में खर्च करना पड़ता है 70,000 80,000 करोड़, और इस बार 1.67 लाख करोड़ का खर्च है। ठीक है, ओके, मैं आता हूं फिर आपके पास फिर आता हूं। मैं महेश मिश्रा जी, जो बातें अभी उदय सिंह जी ने कही है इसका जवाब आपको देना है, लेकिन पहले मैं जाऊंगा अंशुल अभिजीत के पास, तर्जुमान कांग्रेस। अंशुल, कांग्रेस का रुख। देखिए, मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर है जी। देखिए, हमें देखना है कि सरकार के ये इरादे क्या हैं, इनकी मंशा क्या है, वो आगे सोचते कैसे हैं।
तो देखिए ये आस्ते आस्ते जो इस मुल्क की जो संपत्ति है उसका निजीकरण होता जा रहा है। इस मुल्क के जो खजाने हैं, जो दौलत है, वो चंद कारोबारियों को बेची जा रही है। और ये जो आत्मनिर्भर जो अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल शुरू किया था, जिसमें कहा था कि वो 20 लाख करोड़ देंगे, कर्ज देंगे, उस वक्त संकट के वक्त में जो शुरू किया था, उसका कोई और अर्थ नहीं है कि भाई ये मुल्क सशक्त बने, वो काबिल बने, अच्छा निर्यात और हो, आयात कम हो, औद्योगिक उत्पादन बढ़े। नहीं, उसका एक ही अर्थ था कि किस तरह इस मुल्क की संपत्ति, जो जमीन है, जो PSUs हैं, वो किसी तरह चंद कारोबारियों को बेची जाए। तो बैंक का ये जो निजीकरण हो रहा है उसका एक हिस्सा है और कुछ नहीं। ये NPA की बात ठीक है, लेकिन NPA ये इसकी वजह नहीं है। NPA इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक का संचालन ठीक से नहीं हो रहा, और बैंक का संचालन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज्यादा सियासी दखलंदाजी हो रही है, और बैंक की जो नीतियां हैं वो सिर्फ गलत हैं, क्योंकि सरकार गलत नीतियां बता रही है उनको। सरकार ही जब गलत है, उनकी नीतियां गलत है, उनकी नीयत जब गलत है, तो बैंक कैसे चल पाएगा। और ये जो सरकारी कर्मचारी जो स्ट्राइक पे आए हैं, जो मुखालिफत कर रहे हैं, उसकी एक वजह है, उनकी नौकरी जा रही है, आरक्षण जा रहा है, वो आप पूरी कैसे करेंगे। बेरोजगारी तो व्यापक है, यहां पर फैल रही है। सरकार ने बेरोजगारी को, समस्या को हल करने का कोई इंतजाम नहीं किया यहां पर। जो असंगठित क्षेत्र है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है जी। तो ये अंशुल अभिजीत इन्होंने भी बताया कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो खतरा तो उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि सरकार की मंशा क्या है। मैं फिर से वापस आऊंगा महेश मिश्रा जी के पास। महेश मिश्रा जी, जो बात उदय सिंह ने कही कि बीमारू प्रवृत्ति के ये बैंक हो गए हैं, और जैसे ही बीमारू प्रवृत्ति कहा जाता है इसका मतलब ये है कि जो बैंक के मुलाजमीन हैं वो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं, टाल मटोल ज्यादा करते हैं, और इसीलिए जो है वो बीमारू प्रवृत्ति भी उसकी जो हो गई, बीमारू जो है वो मुलाजमीन के जरिए से बन गया है। आपको इसका जवाब देना है कि क्या आप बीमारू हैं? देखिए, सरकार की गलत बैंकिंग नीतियों के कारण आज देश में बैंक डूब रहे हैं, वरना देश का आज 157 लाख करोड़ रुपया बैंक के अंदर आम लोगों का जमा है। 110 लाख करोड़ रुपया बैंक ने लोन दे रखा है, और राइट फ्रॉम 2010 2010 से 2021 तक मैं बता रहा हूं, आज भी 1,97,374 करोड़ रुपया बैंक के पास, बैंक ने प्रॉफिट कमाया है। और बैंक जो प्रॉफिट आज तक भी कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कोई घाटे में नहीं था, न है। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से देखिए, जो पैसे लेकर के भाग गए, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, इन्होंने वसूल किया। मेहुल चौकसी लेके चला गया, इन्होंने वसूल किया। नीरव मोदी लेके चला गया, इन्होंने वसूल किया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसकी 1/4 शेयर कैपिटल लेकर के चला गया। क्या किया सरकार ने? सरकार ने यह किया कि आज जिस तरीके से एक बैड लोन्स के करने के लिए एक हेयर कट योजना बनाई, और हेयर कट योजना में आप देखिए कि SR कंपनी को, जिसने 54,000 करोड़ रुपया लिया, 54,000 करोड़ रुपया लिया, आज उसको 23% कम में करके लिया है। 23% से 95% तक कम करके, यहां तक एक शंकर इंडस्ट्री देखिए, पैसा दामाद ने लिया, ससुर उसका उसी को कम करके आज उसको खरीद रहा है। कहां से? ये सरकार की नीति की वजह। इन्होंने तो, सरकार ने रिजर्व बैंक के पास अगर जो कैपिटल कहीं रखा भी हुआ था, सरकार उसको भी उठा करके खा गई। उदय सिंह साहब जवाब दीजिए, ये बैंक, सरकार की बैंकों की जो नीतियां हैं वो नीतियां ऐसी हैं कि बैंक जो है घाटे में गए, अगर गए भी तो, जो कहना है महेश मिश्रा जी का। जी नहीं, देखिए, ये तो आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बड़ा ही डिबेटेबल इश्यू है, इसी को डिबेट कर रहे हैं, और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के में बहुत ही मजबूत तर्क हैं। मैं महेश मिश्रा जी के सभी बातों का विरोध नहीं करना चाहता हूं, और किसी तरह के मैं थेथोलॉजी में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट आपको ये बता देना चाहता हूं कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि भाई, जो भी सरकार का पैसा या बैंक का पैसा लेकर के बाहर भाग गए, वो भागे क्या? उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इनको लोन दे दें, इनको पैसा दे दें,
बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट ने कहा था, एनओसी कौन देता है, इनसे पूछिए। नहीं, जो विदेश में आज भाग इतना नहीं, इतना बड़ा लोन बिना गवर्नमेंट के एनओसी के नहीं मिलता है महोदय। बात को नहीं, आप बीच में नहीं बोलिए, नहीं, हमें समाप्त कर लेने दीजिए, फिर आपका फैक्ट में सुधार रहा था, बोलिए आप पूरी बात आपकी मैं सुनूंगा, आप बीच में नहीं बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग बाहर भाग कर गए हैं वो उन्हें लाने के लिए एक एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया होती है। नहीं, वो तो लाने के लिए, लेकिन बाहर जाने की प्रक्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, बाहर वो तो नहीं, लाने की प्रक्रिया अलग है, जाने की प्रक्रिया क्या, ये बताइए। नहीं, जाने के लिए क्या, उनको सरकार ने कहा कि आप लोन लिए हुए हैं, बैंक का पैसा खाए हुए हैं, आप भाग जाएं। चलिए, अब मैं आ रहा हूं जी। अगर कोई धोखे से कहीं जी, अजीत जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसको सुधार करना चाहिए। आपका चैनल पूरा देश देख रहा है, इतना बड़ा लोन, आप छोटा लोन लेने बैंक में जाइए तो बैंक वाले गारंटर खोजते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को, विजय माल्या जैसे लोगों को लाखों करोड़ रुपया लोन दिया गया। आप क्या समझते हैं कि उसमें सरकार से एनओसी नहीं लिया गया? आप पीएनबी का जो जितना बड़ा स्कैम हुआ उसमें आप देखिए, सरकार उसमें शामिल रही और नीरव मोदी भागा। देश में कहा गया कि देश के चौकीदार हैं, 24 घंटा चौकीदारी करते हैं, और चौकीदार चौकीदारी करते रहे, सो गए और नीरव मोदी फरार हो गया। एनपीए कैसे हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि एनपीए हुआ कैसे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को निजीकरण करने, और ना सिर्फ बैंकों को, रेलवे सहित जहाजों और तमाम चीजों का जो निजीकरण करने का काम ये सरकार कर रही है। और इसका ये स्पष्ट है कि निजीकरण सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों की झोलियों को भरने के लिए कर रही है। हो सकता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक जो फिक्र है वो इस बात को लेकर आ रही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्या वाकई, अगर उनकी फिक्र यह है कि नौकरियों पर खतरा बढ़ जाएगा, ये सरकार को आगे अगर बताना होगा, सरकार को यह बताना होगा कि कैसे ये फायदे का सौदा है, घाटे का नहीं। क्योंकि अगर जो बैंक में दिन रात अपना 24 घंटे गुजार रहे हैं, उन्हें खतरा लग रहा है, तो और इसीलिए वो सड़कों पर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी रह गई और फिर कभी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आदाब।